नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आज इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हर क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। यही नहीं, अगर आप मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत आपको आगे बहुत बार पड़ने वाली है, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से और अच्छी तरह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह समझते ही नहीं है कि आखिर फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स में गड़बड़ी होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ होती है तो आगे पूरा सॉल्यूशन गलत होता है। तो चलिए ध्यान से और अच्छी तरह समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम आखिर है क्या। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा स्केच है जिसमें हम किसी भी बॉडी को बाकी की बॉडीज से अलग करके ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उस मशीन में बहुत सारे मेंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। आपको उस मशीन में किसी एक कंपोनेंट का एनालिसिस करना है, मतलब उस कंपोनेंट पे लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं आप। तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बाकी के सारे कंपोनेंट से अलग करेंगे। वो कंपोनेंट हो सकता है 2-3 अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ा हो, तो आप उसको बाकी के कंपोनेंट से अलग करके उसका डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब आप इस बॉडी को बाकी की बॉडीज से अलग करेंगे तो आपको इन बॉडीज के बीच के इंटरैक्शन को फोर्स के थ्रू शो करना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, इंटरैक्शन मतलब? मैंने फोर्स की डेफिनेशन में आपको बताया था कि आखिर फोर्स होता क्या है। इट इज इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज एक दूसरे को पुल कर रही हैं या पुश कर रही हैं, तो ये जो इंटरैक्शन है इसी को फोर्स के थ्रू शो किया जाता है। तो जब हम किसी बॉडी को बाकी की बॉडीज से अलग करते हैं तो हमें यह दिखाना पड़ता है कि वो बॉडी दूसरी बॉडीज से कैसे इंटरैक्ट कर रही थी, क्या वो उसको पुल कर रही थी या उसको पुश कर रही थी। और ये पुलिंग पुशिंग जो है ये फोर्स के थ्रू शो किया जाता है। तो जब भी आप किसी एक बॉडी को बाकी बॉडी से अलग करेंगे तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को आपको उस डायग्राम में शो करना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम आप किसी एक सिंगल बॉडी का भी बना सकते हैं या मल्टीपल बॉडीज का भी बना सकते हैं, जहां मल्टीपल बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या किसी एक बॉडी के एक पार्ट का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। मतलब एक ही बॉडी को मैं आधा कर दूं तो उसके 2 पार्ट बन जाएंगे, उन दोनों पार्ट का भी अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आखिर फ्री बॉडी डायग्राम होता कैसे। मान लीजिए 2 बॉडीज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये जो दूसरी बॉडी है ये यहां ऐसे किसी सरफेस पे टिकी हुई है। ओके, दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2। ठीक है, अब बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 आप चाहें तो इन दोनों का इकट्ठा भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं या अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। सर कब इकट्ठा बनाना है कब अलग अलग बनाना है वो डिपेंड करता है आपको निकालना क्या है। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बोला जा रहा है यहां का रिएक्शन निकालो, तो फिर मैं इन दोनों को इकट्ठा भी लेकर ड्रॉ कर सकता हूं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। आगे जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सवाल में दोनों बॉडीज को एक साथ ड्रॉ किया जाता है और किस सवाल में दोनों बॉडीज को अलग अलग ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, so this is the first body and this is the second body। अब फ्री बॉडी डायग्राम में आपको उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को शो करना पड़ता है। ओके,
सबसे पहला फोर्स होता है बॉडी का वेट। कुछ सवालों में हमें बोल दिया जाता है कि बॉडी मासलेस है या वेटलेस है, तो वहां हम वेट को शो नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिकली तो कोई भी बॉडी वेटलेस नहीं होती, बट कुछ क्वेश्चंस में वेट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए वेट बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए यहां आपको वेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम बॉडी का वेट लगा लेते हैं। तो बॉडी नंबर 1 का वेट हो गया ये, और बॉडी नंबर 2 का वेट हो गया ये। अब देखिए, आप सोच रहे होगे कि सर आपने यहां पे ना सेंटर के नीचे वेट लगाया, यहां सेंटर के ऊपर वेट लगाया। तो बेटा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सेंटर के ऊपर वेट लगाना है, नीचे वेट लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर आपने पढ़ी है तो मैंने बताया था कि फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे आप आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए, आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं इसको भी ऐसा लगा देता हूं। तो दिस इज लेट्स से वेट ऑफ बॉडी नंबर 1, दिस इज वेट ऑफ बॉडी नंबर 2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों बॉडीज के बीच में भी एक इंटरेक्शन हो रहा है ना। या तो वो एक दूसरे को पुश कर रही होंगी या तो पुल कर रही होंगी। अभी मुझे नहीं पता कि पुश कर रही हैं या पुल कर रही हैं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 के ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं R12। ये क्या है? ये फोर्स है जो बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 के ऊपर लगा रहा है। अब यहां आ जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पे R12 फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा R12। तो आप देख सकते हैं दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन बॉडी नंबर 1 एंड 2, जो मैंने फोर्स के थ्रू शो कर दिया है। आई हैव शोन इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज यूजिंग द फोर्स। ठीक है, अब ये बॉडी नंबर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, बट बॉडी नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 से भी जुड़ा हुआ था और इस सरफेस से भी जुड़ा हुआ था। इस सरफेस को मैं बॉडी नंबर 3 मान लेता हूं, ये भी एक बॉडी ही है ना। सरफेस इज ऑल्सो अ बॉडी, सो इट इज बॉडी नंबर 3। तो 2 और 3 के बीच का फोर्स भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? अब 2 और 3 के बीच में भी एक रिएक्शन आएगा। लेट्स से वो रिएक्शन कुछ ऐसा लग रहा है। अभी मुझे पता नहीं है कि वो रिएक्शन अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा, मुझे बस इतना पता है कि वो रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। जब भी कोई फ्लैट सरफेस होता है ना, तो रिएक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर आता है। तो मुझे ये पता है कि फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा नहीं पता, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि अपवर्ड आएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रिएक्शन बिटवीन बॉडी नंबर 2 एंड बॉडी नंबर 3। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी सवाल में मुझे इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जहां ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मुझे इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना, मुझे इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तब मैं क्या करूंगा? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बॉडी नंबर 1 और 2 को आपस में आइसोलेट नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं? आपस में आइसोलेट नहीं कर रहा हूं। बॉडी नंबर 1 और 2 अभी दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में मैंने इन दोनों को अलग नहीं किया है, तो उस केस में इन दोनों के बीच का फोर्स आपको शो करने की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हो यहां बॉडी नंबर 1 और 2 के बीच मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इनके बीच कोई फोर्स नहीं आएगा। लेकिन 2 और 3 को तो अलग किया है, तो इसका फोर्स आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी नंबर 1 and 2 टुगेदर।
ये दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम है और ये दोनों का इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या है, आपको किसी भी बॉडी को बाकी बॉडी से अलग करना है और उनके बीच आने वाले फोर्स को शो करना है। अब आपको समझना यही होता है कि आखिर दो बॉडी के बीच में फोर्सेस किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे शो किया जाता है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग केसेस में कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, अब इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है P, जो ब्लॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं मान लेता हूं कि ब्लॉक जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या फोर्सेस आएंगे। तो सबसे पहले तो ब्लॉक पे जो फोर्स ऑलरेडी लग रहा था उसको तो लगा ही दो। ये P फोर्स लग रहा था, इसको तो हम लगा ही देते हैं। इसके अलावा इस ब्लॉक का वेट होगा, वो भी लगाना है। अब देखो, ब्लॉक भले इंक्लाइंड सरफेस पे हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो या वर्टिकल सरफेस पे टिका हो, कैसा भी रखा हो, उसका वेट हमेशा वर्टिकल आएगा। वेट को इंक्लाइंड मत ले लेना, वेट इज ऑलवेज वर्टिकल। तो बेटा इसका वेट लगा लेते हैं वर्टिकल, कुछ ऐसा, तो मैं W बोल देता हूं। अब ये जो सरफेस है एक फ्लैट सरफेस है, तो इसके ऊपर आपको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ये जो बॉडी एक फ्लैट सरफेस पे रखी होती है ना, तो हमेशा आपको जो रिएक्शन मिलता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर मिलता है। ओके, इस रिएक्शन को मैं R बोल देता हूं। तो दिस रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब यहां मैं मान लेता हूं कि जो सरफेस है वो खुरदुरा है, रफ है, यानी कि इन दोनों ब्लॉक और सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। ओके, तो अगर बॉडी को मैं ऊपर खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा होता है, सरफेस के पैरेलल। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल। इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F बोल देता हूं अभी के लिए। ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेना है, जैसे यहां मैंने फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं किया, मैं मान लिया कि सरफेस जो है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया। यहां मैंने कंसीडर किया है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, तो इसीलिए ये फ्रिक्शन फोर्स लग चुका है। क्लियर है? अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, राइट। और ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बचा ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 प्लस 30 120, तो ये होगा 60 डिग्री, राइट। तो कभी भी अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा होता है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बना रहा होता है। ये याद रखना, आपको आगे जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम बहुत बार ऐसे इंक्लाइंड सरफेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो यहां 30 डिग्री बना रहा था सरफेस, तो रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। ओके, अब कई क्वेश्चन में आपको ना ऐसी सर्कुलर बॉडी दिखेगी, इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ सिलेंडर, बट 2D में अगर आप देखोगे तो ये एक सर्कल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये जो सिलेंडर या स्फीयर है ये दो पॉइंट पे सपोर्ट पे है, एक इस सरफेस पे यहां टच हो रहा है और एक इस सरफेस पे यहां कहीं पे टच हो रहा है। तो अब मैं जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा कैसा बनेगा।
दिस इज द सेंटर C, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। सबसे पहले इस सिलेंडर या स्फीयर जो भी है उसका वेट लगा देते हैं सेंटर पे। अगेन मैं बोल रहा हूं वेट को या तो ऐसा रख दो या तो ऐसा रख दो, बात एक ही है। तो यहां कंफ्यूज मत होना कि सर आप कभी तो एरो को ऊपर लेते हो सेंटर के, कभी नीचे लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता ये जानने के लिए देखें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का वीडियो। ओके, अब आपको यहां इन दोनों सरफेस से कुछ रिएक्शन मिल रहा है। अभी के लिए मान लेते हैं कि सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना, अभी फ्रिक्शन नहीं लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि सरफेस जो है वो स्मूथ है। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं नो फ्रिक्शन। ओके, तो अब ध्यान से देखना, आपको सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, मैंने बताया। लेकिन जब भी कोई सर्कुलर बॉडी होगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर लगेगा वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ जाएगा। याद कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाओगे सर्कुलर बॉडी का, जब भी नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे तो वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ जाएगा। तो देखो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो सरफेस के नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसा, सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगेगा, और ये सेंटर से होके पास होगा। तो यहां मैंने लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं बोल देता हूं RB, और ये सेंटर से होके पास हो रहा है। सिमिलरली एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा भी आएगा जो कि इस सरफेस का नॉर्मल होगा, ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसके भी एक नॉर्मल लग रहा होगा कुछ ऐसा, और ये जो रिएक्शन है ये भी सेंटर से ही पास होगा। इसको मैं क्या बोल देता हूं, लेट मी कॉल इट RA। अब देखिए RB तो हॉरिजॉन्टल है बट RA इंक्लाइंड है, तो इसका मुझे एंगल भी पता होना चाहिए। अब भी मैंने आपको बताया एंगल कैसे लेते हैं बेटा। ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, तो RA जो सरफेस के नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री बनाएगा। तो ये बन गया इस सिलेंडर या स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो सिलेंडर रखे हुए हैं या दो स्फीयर रखे हुए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, आप देख सकते हो इन दोनों का सेंटर ये है O1 और O2, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, पॉइंट B पे, और ये इस वर्टिकल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और ये दूसरा वाला इस वर्टिकल सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ भी कांटेक्ट। यहां पर भी मैं नो फ्रिक्शन कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर भी मैं कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ओके, अब देखिए यहां पे ना दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं, और जब भी दो बॉडी इन्वॉल्व होती है आप या तो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो या तो दोनों का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। अगर हम दोनों का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उनके बीच का फोर्स लेने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो दोनों के बीच का फोर्स आप नहीं दिखाओगे, राइट। तो अभी मैं दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये दोनों का सेंटर पॉइंट है, दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज ऑल्सो पॉइंट B। पॉइंट B पे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो सिलेंडर या स्फीयर है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका वेट लग जाएगा यहां सेंटर पे, इसको मैं W1 बोल देता हूं, वेट 1। ठीक है, अब पॉइंट A पे ये वर्टिकल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल,
और उसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, वो किस तरफ से जाएगा, वो O1 से पास होगा, राइट। इसको मैं बोल देता हूं RA, जो कहां से पास हो रहा है मेरे भाई, O1 से पास। अब B पॉइंट पे इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। सर वो किसके नॉर्मल होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इसके सेंटर से भी पास होना चाहिए और इसके सेंटर से भी पास होना चाहिए। तो बस आपको मिल गया उसका डायरेक्शन। इन दोनों के बीच जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इस लाइन से पास होगा, राइट। इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन से पास होगा, क्योंकि वो दोनों का नॉर्मल है ना, तो दोनों के सेंटर से पास होना चाहिए। तो अगर मैं RB को यहां ऐसा लेता हूं तो यहां उसका उल्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। RB O1 से भी पास हो रहा है और O2 से भी पास हो रहा है। अब ये जो लाइन है जो दोनों के सेंटर को मिला रही है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है ना। ये जो RB है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा दोस्त, विल मेक एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर नंबर 1 बन गया। अब सिलेंडर नंबर 2 पे RB तो मैंने लगा दिया, उसका वेट भी लगा देता हूं, ये हो गया W2। अब ये जो सेकंड वाला सिलेंडर है ये D पॉइंट पे वर्टिकल सरफेस से कनेक्टेड है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ऐसा, और C पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से कनेक्टेड है, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ऐसा। तो ये बन गया RD, ये बन गया RC, ये O2 से पास होगा, ये भी O2 से पास होगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं सिलेंडर पे वो सारे सेंटर से ही पास हो रहे हैं, और दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन से पास हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं दोनों का इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो बस इन दोनों के बीच का रिएक्शन आपको नहीं लेना है, बाकी सारे रिएक्शन आएंगे, यानी कि RA आएगा, RC आएगा, RD आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज W1, W2, RA, RD, RC, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जुड़ गए ना, तो RB और RP इक्वल एंड अपोजिट दोनों कैंसिल हो गया। तो ये सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम है और ये इकट्ठा फ्री बॉडी डायग्राम है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कब सेपरेट बनाना है, कब इकट्ठा बनाना है, ओके। अब चलिए एक ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम भी देख लेते हैं। यहां पर पुली दिए हुए हैं, दिस इज पुली नंबर 1, लेट्स से दिस इज पुली नंबर 1, दिस इज पुली नंबर 2 एंड दिस इज पुली नंबर 3। इन तीनों पुलीज को आपस में हमने ऐसे एक रस्सी से जोड़ा हुआ है, और ये रस्सी जो है वो एक वेट से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो पूरा सिस्टम। अभी मैं मान लेता हूं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है तब पुली के दोनों तरफ जो रस्सी बंधी होती है ना उसमें टेंशन बराबर होता है। पुली के दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई है, इस तरफ भी एक रस्सी लटक रही है, इस तरफ भी, तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगा, ठीक है। अब ये एक सिंगल रस्सी है ना, एक सिंगल रस्सी है, तो भाई जितना टेंशन इधर आएगा उतना ही इधर भी आएगा, उतना ही इधर भी आएगा, उतना ही इधर भी आएगा, यानी इस पूरी रस्सी में एक सेम टेंशन होगा T। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पुली जो है वो वेटलेस है। मोस्ट क्वेश्चन में पुली का वेट नहीं दिया रहता, पुली को वेटलेस मानते हैं। तो अगर मैं पुली नंबर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखिए पुली नंबर 1 जो है वो इस रस्सी से ऊपर बंधी हुई थी,
तो एक टेंशन आपको इसमें मिलेगा, एक टेंशन आपको पुली के लेफ्ट साइड मिलेगा और एक पुली के राइट साइड मिलेगा। इसको मैं बोल देता हूं T, इसको मैं बोल देता हूं T। तो फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स अगर 0 है तो ये हो जाएगा 2T। ठीक है। सिमिलरली पुली नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इसमें भी वही रस्सी लटक रही थी। मैंने बोला आपको अब भी कि एक ही रस्सी है जो तीनों पुलिस से पास हो रही है और फ्रिक्शन नहीं है, तो टेंशन सेम होगा। अब पुली नंबर 3 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसके सेंटर पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का और इधर टेंशन लग रहा है, ये T है, ये T है, ये 100 न्यूटन है। अब ये जो नीचे का वेट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। तो भैया इसका वेट नीचे ऐसा लग रहा होगा, ये W है, एक रस्सी इसको यहां बंधी हुई है और एक रस्सी इससे यहां बंधी हुई है। तो दिस इज टेंशन T, दिस इज ऑल्सो टेंशन। रस्सी में हमेशा टेंशन ही आएगा, रस्सी कंप्रेस नहीं की जा सकती। रस्सी में जब भी फोर्स आएगा टेंसाइल फोर्स आएगा, यानी कि वो पकड़ के खींचेगा ही। जैसे ये रस्सी इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है ना। तो ये सारी बॉडीज का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है मैंने, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3 और ये ब्लॉक, इन चारों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। ओके, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। बाकी जब आप सवाल बनाते हैं तो हर सवाल में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो जब आप सवाल बनाएंगे आपको और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम्स। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।